कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वन लाइनर्स लेके आई हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। वन लाइनर्स के माध्यम से मैं पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप सभी के लिए ईजी करने वाली हूँ। लॉ टच आप सभी को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लॉ समझाने वाली है और आपका जो लॉ जर्नी है, जो डिफ़िकल्ट है, उसको वन लाइनर माफिक में, क्योंकि वन लाइनर्स का ज़माना है गाइस। आप सभी को वन लाइनर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे भी वन लाइनर्स इसलिए पसंद है क्योंकि ये जो हमारा लॉ का समझ है उसको आसान कर देता है। तो मैं बस 3 वीडियो में पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कंक्लूड कर दूंगी वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो आइए इस वीडियो को बिना समय नुकसान किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि रोज़ हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला प्रिलिमिनरी सेक्शन, पहले जितने भी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं उसको वन लाइनर्स माफिक में कंप्लीट करते हैं। बाद में मैं आप सभी को बताते रहूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। आप आंख बंद करके इस वीडियो को पूरा देख जाइए। स्टार्ट करते हैं। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ये आप सभी को पता है। दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। हमारा जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज है वो 1 जुलाई 2024 को ही came into force हुआ है. The act applies to all judicial proceedings in India. It does not apply to affidavits unless expressly provided. This act defines key terms like courts, फैक्ट्स, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डेफिनेशन है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उसको आपको रट जाना है। इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओरल एविडेंस must be direct. Documents include electronic records. Now we are moving towards one-liners of relevancy of facts. Evidence must be relevant to be admissible. Relevancy is based on logical connection. Facts in issue are those directly in dispute. Relevant facts are connected with facts in issue. All admissible facts must be relevant, but all relevant facts are not admissible. ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है इसको अच्छे से समझना पड़ता है, पर मुझे लगता है कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर होगी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो ये रिवीजन के लिए इस वीडियो को यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। मैंने बस इस वीडियो में वन लाइनर्स प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी खुद पढ़ सकते हैं, या फिर आंख बंद करके मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन सकते हैं और अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 170 सेक्शंस को एक ही बार में वीडियोज़ देकर रिवाइज़ कर सकते हैं। आइए चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिफाइंस रेलिवेंसी प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्चुअली. Facts forming part of same transactions are relevant. Section 4. Section 4 is known as res gestae. Facts which are cause or effect are relevant. Motive is a relevant fact. Preparation is also a relevant fact. Conduct of parties is also a relevant fact. Preparation is also a relevant fact. Conduct of parties is also a relevant fact. Previous conduct may also be relevant. Statements accompanying act are relevant. Opportunity is also a relevant fact. Identity of accused is also relevant. Conspiracy makes act of all conspirators relevant. Things said or done in conspiracy are relevant. Statements must be contemporaneous for res gestae. Remote facts are not relevant. Similar facts may be relevant in certain cases only. Habit evidence may be relevant. Course of business is also relevant. Fact showing state of mind is also relevant. अब हम लोग admissions and confessions की तरफ बढ़ते हैं. Admission and confessions के one liners are like: admission is defined under section 15 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. Admission is a statement suggesting inference as to fact and issue. Admission can be oral or documentary or electronic. Statements made by parties are admission. It is given under section 16, section 17 and section 18. Statements by agents are also admission, section 16. Statements by person with interest are also relevant, section 16. Admissions are relevant and can be proved, section 17. Admission are not conclusive proof. Admission may be operate as estoppel. मतलब एडमिशन को एस्टॉपल भी यूज़ किया जा सकता है. एडमिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड और रिबटेड. नाउ कन्फेशन. कन्फेशन इज अ टाइप ऑफ एडमिशन.
Confession must be voluntary. It is given under section 22. Confession caused by inducement, में डराना या फिर धमकाना, is irrelevant. ठीक है. Confession to police officer is not admissible, section 23. Confession in police custody is inadmissible, section 23. Confession before magistrate is valid. Discovery statement is relevant under section 23. Principle retained. Only that part of confession leading to discovery is admissible. Retracted confession requires corroboration. Confession must be true and voluntary. Self-harming statements are treated cautiously. Admissions against interest are relevant. Judicial confession has higher value. Extrajudicial confession is weak evidence. Confession cannot be used against co-accused alone. Co-accused मतलब अगर बहुत सारे accused हैं, उसमें से जो साथी का accused था, मतलब दो लोगों ने एक साथ मिलकर कोई crime किया गया, तो जो एक पार्टी है और जो दूसरा पार्टी है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, co-accused होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन के वन लाइनर्स की तरफ. Statement of persons who cannot be called as witnesses are relevant under section 26 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. Dying declaration is covered under section 26 clause A of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Guys please, आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी सेक्शन को याद कर रहे हो, please be precise that what you are remembering should be exactly what is written in the bare act. आप किसी भी चीज़ को तोड़ मोड़ के कहीं भी नहीं लिख सकते हो, ना ही आप कोर्ट रूम में प्रेजेंट कर सकते हो, ना ही आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हो. वट एवर यू आर रिमेंबरिंग गाइज, यू हैव टू रिमेंबर कि आपने बहुत पर्टिकुलरली उस चीज़ को रिमेंबर किया है. सिर्फ सेक्शन 26 याद करने से नहीं होगा. सेक्शन 26 क्लॉज ए में डाइंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ऐसा याद होना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो मजिचरस पोरियो मितर मैंटिर. अब जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, बस इस मैक्सिम को याद रख लेना. आगे बढ़ते हैं. डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इवन विदाउट ओथ. इट इज़ एडमिसिबल इवन इफ द पर्सन इज नॉट expecting death. It must relate to cause of death. Dying declaration can be by oral, written or by gesture also. Magistrate recording is preferred but it is not mandatory. Multiple dying declaration must be consistent. बहुत सारे अगर dying declaration है तो वो एक दूसरे consistent होना चाहिए. Inconsistent dying declarations is not relevant. If it is inconsistent, reliability decreases. Dying declaration and alone can be basis of conviction. If doubtful, it requires corroboration. Statements made in course of business are relevant under section 26. उसके बाद में entries in books of accounts are relevant under section 28. Statements against interest are relevant under section 29. Opinion of expert is relevant under section 39. Expert include doctor, handwriting expert, etc. Expert opinion is advisory in nature. Court is not bound by expert opinion. Court is not bound by expert opinion definitely. Opinion on science and art are relevant. मतलब जो भी expert opinion दिए जाते हैं कोर्ट रूम में wherever, वहाँ पे nobody is bound to accept that कि ये सही है. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि expert opinion को as an advice लिया जाता है. ओपिनियन ऑन फॉरेन लॉ इज़ रेलिवेंट. ओपिनियन किसका? एक्सपर्ट का. ओपिनियन ऑन आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज़ रेलिवेंट. ओपिनियन ऑन फिंगर इम्प्रेशन इज़ रेलिवेंट. कैरेक्टर एविडेंस इज़ जनरली इरेलीवेंट अनलेस इन इशू. कैरेक्टर एविडेंस मतलब कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर, कि वो कैसा है, उसका पॉजिटिव कैरेक्टर भी हो सकता है, नेगेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है. तो यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बात किया, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, इस यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैरेक्टर एविडेंस इज जनरली इररेलेवेंट होता है जनरली अनलेस इन इशू. सपोज किसी इंसान का कैरेक्टर ही इशू में है, तभी उसका कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज कैरेक्टर जो है किसी का भी, वो इररेलेवेंट होता है किसी भी केस में. ओपिनियन मस्ट बी बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल. अब हम लोग चैप्टर 3 के ओर बढ़ते हैं. फैक्ट्स विच नॉट बी proved. Facts admitted need not be proved. It is given under section 53. Need
नॉट बी प्रूव्ड मतलब कि ऐसे फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं और उनको प्रूव करने के लिए किसी भी तरीके का हम लोगों को क्या चाहिए, एविडेंस नहीं चाहिए, उसी को बोलते हैं फैक्ट्स विच नॉट नीड बी प्रूव्ड। गाइस देखिए, ये इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बस वन लाइनर के लिए ही बनाया है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक वन लाइनर का तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन बिटवीन बाय थिंकिंग और ऐसे करके स्किप। अगर आप लोगों को लगे कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है वीडियो तो आप इसको 2x में देख सकते हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर एवरीथिंग of what is written in the book. So I am just simplifying everything for you. So let's move on. Facts admitted need not be proved. It is provided under section 53. Judicially noticeable facts is covered under section 52. Courts must take judicial notice of certain facts. Judicial noticeable does not require proof. Laws enforced in India are judicially noticed. Public acts of parliament is judicially noticed. Official seals are judicially noticed. Courts take notice of national flag and emblem. Courts may refuse judicial notice if proof is required. Facts admitted by parties are binding. Admissions can be expressed or implied. Admissions may be made in pleadings. Admissions reduces burden of proof. Court may ask for proof despite admission. Judicial noticeable facts are mandatory in some cases. Facts of common knowledge need not be proved. Time zones and calendar facts are judicially noticed. Geographical facts are judicially noticed. Courts may consult books for judicial notice. Court may call for evidence if doubt exists. Admission is best evidence against maker. Admission in civil cases are very strong. Judicially noticed facts save times of the court, or court cannot ignore admitted facts. So no proof is needed where law presumes existence. तो आज का वीडियो यहीं तक था गाइज। मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे जो कि हमारा ओरल एविडेंस है। इसके वन लाइनर्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। वन लाइनर्स का ज़माना है, एट द सेम टाइम वन लाइनर्स हमारे जो पढ़ाई है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। आई नो गाइज़, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, एट द सेम टाइम मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वट एवर आई स्पीक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वन लाइनर्स का पूरा सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जिससे आप लोगों का जितना भी क्रिमिनल लॉज है वो आसान हो जाएगा और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना एक समझ दिमाग में बिठा सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ है और ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि वन लाइनर से चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अगर लॉ का बात हो तो हम लोग को एक्चुअली एक डिफाइंड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज चाहिए होता है, क्योंकि जो हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है बहुत डिफ़िकल्ट है, समझने में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर वन लाइनर्स हो हमारे पास तो चीज़ें आसान हो जाती है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे एब्सोल्युटली रिलाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। और लॉ टच आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने वाली है गाइज। स्टे ट्यून्ड and share this video with your friends who are a law student and who is preparing for their examination or who is revising criminal laws. Thank you.